क्लास 8 हिस्ट्री के सेकेंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। मतलब कैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुआ था। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है उस समय यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, जिसके कारण भौगोलिक खोज हुआ और फिर यूरोप वासी जो है धीरे धीरे करके भारत में आने लगे, जिसमें सबसे पहले आया था पुर्तगाली और वो वापस गया था, उसको 60 गुना फायदा हुआ था, याद है। तो उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में जो है अंग्रेज जो है यहाँ पे आया बिजनेस करने और कैसे पूरे देश पे कब्जा कर लिया, फिर शासन किया 200 सालों तक। ठीक है, ये देखिए भारत और यूरोप के बीच व्यापार, इसमें पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं, इसमें भी थोड़ा सा जिक्र है, तो थोड़ा सा हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत और यूरोप के बीच में जो है व्यापार जो है बिजनेस जो है बहुत पहले से चलता था। ठीक है, जो मुख्य रूप से होता था ज़मीन के रास्ते से, स्थल मार्ग जिसको बोलते हैं, वो भारत से होते हुए पाकिस्तान, जो अभी फ़िलहाल का पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, इस सब तरह होते हुए होता था। ठीक, और थोड़ा सा व्यापार होता था नीचे से समुद्र के रास्ते से, जिससे समुद्र के रास्ते से जाते थे अरब में और अरब से जाते थे हम लोग यूरोप में, मतलब जो व्यापारी लोग होता था जाते थे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अरब का जो है महत्वपूर्ण भूमिका था यूरोप से व्यापार में। ठीक, लेकिन क्या हुआ आगे चल के, जो अरब का लोग है वो बहुत ज़्यादा टैक्स वैक्स लगाने लगा था उसमें। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ से बिजनेस करने में उन लोग को नुकसान होता था हमेशा, मतलब उसका सामान लूटने का डर रहता था। ठीक है, और जो वहाँ का स्थानीय राजा सब होता था वो जगह जगह पे उससे टैक्स लेता था, इससे हो जाता था यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगा। तो वो लोग जो है, वो लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा यूरोप के लोगों के पास, तो वो लोग किसी तरह से ना सोचे कि हमको एक वैकल्पिक रास्ता चाहिए, और वो ढूंढना वो लोग शुरू किए, और शुरू किए तो वो लोग रास्ता ढूंढ लिए। और वो लोग रास्ता ढूंढे थे जो, जैसे कि आपको याद होगा हम बताए थे, ऐसे मान लीजिए एशिया हो गया है ना, नीचे ये अफ्रीका और यहाँ पे हमारा इंडिया। तो ये लोग इधर से घूमते हुए पहले यहाँ पे पहुँचे अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप, और यहाँ से पहुँचे भारत में। और सबसे पहले पहुँचने वाला कौन था? वास्को डी गामा। इस तरह से यूरोप का जो है भारत में आना शुरू हुआ दूसरे रास्ते से, और धीरे 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 करके ये लोग यहाँ पे बस गए थे। ठीक है, तो उसी का चर्चा है, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, तो हम लोग बात करेंगे अंग्रेज का कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी, उससे ना ये लोग परमिशन ले लिया कि हम ना एशिया से व्यापार करना चाहते हैं, और महारानी इसको परमिशन भी दे दिया कंपनी को। बोले कि 15 वर्षों तक तुम्हारा एकाधिकार है, कोई दूसरा इस कंपनी उधर नहीं जाएगा बिजनेस करने। ठीक है, उसके बाद वहाँ का राजा सपोर्ट भी करता था। ये क्या हो रहा है? और उस समय जो है मुख्य रूप से व्यापार सूती कपड़ा, रेशम, मलमल, नील, सोरा, मसाला आदि का होता था। क्योंकि उस समय जैसे हम बताए थे पिछले चैप्टर में कि यूरोप कैसा है, एक ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ जो लोग हैं वो लोग ऊनी कपड़ा पहनता है। ऊनी कपड़ा जो है शरीर में आरामदायक नहीं होता है, लेकिन यहाँ से जो लेके जाता था रेशम का कपड़ा या फिर सूती कपड़ा, तो लोग उसके नीचे अस्तर के रूप में इस्तेमाल करता था। नील का इस्तेमाल करता था, क्योंकि पहले जो है केमिकल नहीं होता था, तो खेती होता था नील का, उसी से वो लोग अपना कपड़ा रंगता था। सोरा बारूद बनाने का काम आता था सोरा से। और मसाला तो उनको चाहिए ही, क्योंकि मसाला वो लोग ठंडा प्रदेश में रहता है, मांस खाता है, तो लोग मसाला का बहुत ज़्यादा यूज है। मसाला जो होता है खाना को सुरक्षित रखने का भी काम आता है, खाना को टेस्टी भी बनाता है, तो इसलिए भारत में से इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मांग था। ठीक है, उसका जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज यहाँ पे जब आया, उस समय मुग़ल जो था वो कमज़ोर हो चुका था, और यहाँ छोटा मोटा स्थानीय राजा सब था और आपस में लड़ते रहता था। ठीक, लेकिन उससे पहले जो यूरोपीय आया था यहाँ पे, जो पुर्तगाली था या फिर डच था, फिर फ्रांस था, पहले यही सब आपस में लड़ने लगा, क्योंकि वो लोग जो चाहता था कि हम बड़े से बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार रखें और पूरा बिजनेस हम अकेले संभालें, खुद पैसा कमाएं, खुद मतलब सबसे ज़्यादा एकाधिकार चाहता था, मतलब बिजनेस में। तो इसलिए क्या होता था, आपस में लड़ाई होता था। ठीक, तो अंग्रेज जो है और फ्रांस जो है सबको तो साइड कर दिया, मतलब सबको, ये दोनों में मुख्य रूप से भारत में बच गए जो शक्तिशाली थे। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांस के बीच में भी लड़ाई हुआ, और लास्ट में बचा सिर्फ अंग्रेज, फ्रांस भी हार गया। ठीक है,
और अंग्रेज़ बचा। और इसमें क्या हुआ था कि फ्रांस जो है ना, फ्रांस का लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं था, फ्रांस जो है विदेशों में भी मतलब उसका लड़ाई हर जगह चल रहा था। उस दोनों देश का समझो आपस में लड़ाई चल रहा था हर जगह, तो भारत में भी लड़ाई हो जाता था, ठीक। लेकिन अंततः जो है इसको 18वीं सदी में लगभग 1764 ईस्वी के आसपास अंग्रेज से इसका भयंकर लड़ाई हुआ और उसमें फ्रांसीसी हार गया, ठीक। और हार गया तो उसका दोनों समझौता कर लिया और दोनों बोला कि हम एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे, हम अपने जगह पे रहेंगे और आप अपने जगह पे रहेंगे, ठीक। उसका उसके बाद फिर जो अंग्रेज़ के सामने कोई विदेशी चुनौती नहीं बचा। उसके बाद अंग्रेज़ जो है पूरी तरह से भारत के राजा पर ध्यान देने लगा कि किसको किधर कब्जा करना है, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप देख लीजिए। जो 18वीं सदी का आरंभ तक अंग्रेज और फ्रांसीसी ने अन्य कंपनी को हटा दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आमने सामने थी, मतलब ये दोनों ही बचा हुआ था और इस दोनों में से जो जीतता उसका भारत पे शासन होता। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ कहाँ था, तो शुरुआत में सूरत में सबसे पहला कंपनी जो फैक्ट्री खोला था सूरत में, फिर मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार इत्यादि। और प्रायः इन्हीं के आसपास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इनके अलावा चंद्रनगर, बालासोर, माहे में फैक्ट्रियाँ थी किसका, फ्रांस का। प्रधान कार्यालय फ्रांस का पुडुचेरी, जो आज भी है पांडिचेरी, आज भी पुडुचेरी है, पहले पांडिचेरी कहते थे, जो इंडियन टेरिटरी है। वहाँ पे भी जाएंगे तो फ्रांसीसी संस्कृति देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ फ्रांस का लोग बहुत दिन तक रहा था। अंग्रेजों का फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। यूरोप में इन दोनों का संघर्ष हुआ तो भारत में भी इन दोनों के बीच संघर्ष हुई और यह कर्नाटक से संधि हुई, यानी कर्नाटक का लड़ाई हुआ था, जिसमें मतलब कर्नाटक में क्या हुआ था कि ये कर्नाटक के चैप्टर में मतलब आगे हम बताएंगे आपको। देखिए कर्नाटक में क्या हुआ था। कर्नाटक में 1740 में कर्नाटक का जो नवाब था वो फ्रांस के शक्ति बढ़ रहा था उस समय, तो उससे वो परेशान हो गया कि फ्रांसीसी एक व्यापारिक कंपनी जो है ये सेना भी रखे हुआ है और ये अपना शक्ति बढ़ा रहा है, मतलब हस्तक्षेप करते रहता था, जो मतलब अपने फ़ायदे का नवाब किसी को बनाने के लिए उसके साथ लड़ाई करने चला जाता था। तो इससे जो है कर्नाटक का नवाब क्या हो गया, गुस्सा हो गया और उस पर युद्ध करने चला गया फ्रांसीसी के साथ, लेकिन वो गया और हार गया। अब हार गया तो इससे क्या हो गया, इससे ये बात साबित हो गया कि उस समय फ्रांस तो बहुत मतलब फैक्ट्री था, एक तो कितना सैनिक रहेगा, ज़्यादा तो नहीं रहेगा, और ये तो पूरा कर्नाटक जो था पूरा राज्य था, तो ये सेना लेके गया फिर भी हार गया। तो उससे एक बात स्पष्ट हो गया कि जो यूरोप का सैनिक है ना वो ज़्यादा कुशल है, और तो ऐसा था भी सच में, क्योंकि उन लोग के पास बंदूक था, उन लोग रोज़ जो है प्रैक्टिस करता था युद्ध लड़ने का, ठीक है। और वो लोग डिसिप्लिन में रहता था, उन लोग को पैसा मिलता था, सैलरी, वेतन। और भारत का जो सैनिक था स्थानीय राजा सबका, इसके बिल्कुल उल्टा था। उन लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलता था नियमित रूप से, कोई उसका युद्धाभ्यास नहीं होता था, युद्ध करने के लिए अभ्यास नहीं होता था, ठीक है। उसके पास तलवार था, तीर धनुष था। तो ये सब कारण था जिसके कारण ये सब बड़ा सेना होते हुए भी ये लोग हार जाता था और यूरोप का सैनिक सब जीत जाता था। जब ये बात और भी जब उजागर हो गया तो और क्या हुआ, अंग्रेज का भी आँख खुलेगा क्या, अब हम भी लड़ाई कर सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं, ठीक है। तो इसी के क्रम में क्या हुआ, 1750 में कर्नाटक में युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज और फ्रेंच सामने सामने आ गया, क्योंकि अंग्रेज और फ्रेंच ही बचा हुआ था जो यूरोपीय कंपनी था। लेकिन इसमें फिर फ्रांस हार गया, और जब फ्रांस हारा तो अंग्रेज का वर्चस्व बढ़ने लगा। अंग्रेज अपने पसंद का वहाँ नवाब बना दिया और बिजनेस करना उसके लिए आसान हो गया। मेन तो लोग का शुरुआत में लक्ष्य बिजनेस करना ही था ना। और जब यहाँ से वो निश्चिंत हो गया यूरोपीय कंपनी से, तब बोले थे क्या कि अंग्रेज जो है अब स्थानीय राजा पर ध्यान देगा। तो स्थानीय राज्य में सबसे शक्तिशाली उस समय हुआ करता था बंगाल। तो अंग्रेज जो है वो बंगाल की तरफ गया, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस भी बहुत अच्छा था, पैसा से भी समृद्ध था और मुगल क्षेत्र के अधीन था। तो दोनों रूप से शक्ति और मतलब व्यापार और सैनिक दोनों रूप से उस समय क्या था, समृद्ध था और शक्तिशाली था बंगाल। तो बंगाल उस समय उसके बाद अंग्रेज जो है बंगाल पे फोकस करने लगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पहले जो था अंग्रेज छोटा मोटा दीवान बना के और छोटा मोटा क्षेत्र पर शासन करवाता था। तो बंगाल का जो अंग्रेज नहीं मुगल, बंगाल को का जो दीवान था उस समय मुर्शीद कुली खां था। दीवान मतलब एक तरह से समझिए जो टैक्स ले और राजा को दे, उस तरह का अधिकारी, ठीक है। लेकिन वो जो था मुर्शीद कुली खां उस समय का दीवान बंगाल का, वो खुद को ना अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया खुद को कि हम ही यहाँ के राजा हैं। लेकिन वो चोरी चुपके जो है
जो मुग़ल बादशाह वहाँ का था उस समय का, उसको भेजता रहता था अपना नियमित रूप से, जो भी टैक्स वसूल करता था, ठीक है। लेकिन खुद को बताता था कि हम स्वतंत्र है, अपना प्रभाव जमाने के लिए बताता होगा, ठीक। उसका शासन लगभग ठीक ठाक चला। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना था अलीवर्दी खां, 1740 में नवाब बना। इसका भी शासनकाल ठीक ठाक चला। इसके बाद अलीवर्दी खां लेकिन समझ गया था कि ना ये जो अंग्रेज़ है ये ठीक नहीं है, तो जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो अपना खुद से सोचा कि जो योग्य हो उसको बनाएंगे, और वो सिराजुद्दौला को बनाया, उसका जो नाती था, नाती को बना दिया वहाँ पे वहाँ का नवाब, ठीक है। और ये जो सिराजुद्दौला था ये शुरू से ही अंग्रेज़ से थोड़ा सा इसका दूरी था, मतलब ये समझता था कि अंग्रेज़ जो है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और सिराजुद्दौला जो है वो समझता था अंग्रेज़ को, तो सिराजुद्दौला ध्यान रखता था कि अंग्रेज़ कुछ करे नहीं। तो अंग्रेज़ जो फैक्ट्री बना रहा था, उसका घेराबंदी कर रहा था, किलाबंदी कर रहा था, वहाँ पे सैनिक रखने का योजना बना रहा था, तो सिराजुद्दौला गया उस पर हमला कर दिया, बहुत से अंग्रेज़ों को मार दिया और सबको भागने पर मजबूर कर दिया, ठीक। तो अंग्रेज़ जो है सोचा कि ना इसको हटाना ही पड़ेगा उसके रास्ते से, तो वो धीरे धीरे दिमाग लगाया, उससे माफ़ी भी मांगा और फिर वहीं पे बिजनेस करने का परमिशन ले लिया और बिजनेस करने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे वो प्लान बनाया, और क्या किया कि उसका जो एक सेनापति था मीर जाफ़र, और उसी के बंगाल का जो अमीर था, सेठ सब था, एक था अमीर चंद, एक और कुछ नाम था उसका, मोहन यादव सर, 1 मिनट, कहाँ गया, आगे 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 आपको बताएंगे, नहीं बताएंगे तो सेठ, और एक था जगत सेठ। दोनों को, ये तीनों को अंग्रेज़ जो है अपने तरफ मिला लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्लासी का लड़ाई हुआ 1757 ईस्वी में। अंग्रेज़ जो है पहले से वो पिटा के रखा था सिराजुद्दौला से, तो क्या किया कि 1757 ईस्वी में लड़ाई छेड़ दिया। और उस लड़ाई में जो सिराजुद्दौला है बेचारा हार गया। हारने का कारण था कि जो मीर जाफ़र उसका सेनापति था वही खुद धोखाबाज था, वो तो मिला हुआ था पहले से अंग्रेज़ से, तो क्या लड़ेगा। झूठ मूठ का 50-60 सैनिक अंग्रेज़ का मरा, और इधर से लगभग 400-500 सैनिक ऐसा माना जाता है कि मरा उस लड़ाई में, ठीक है। उसके बाद वो जो है सिराजुद्दौला को भगा दिया, मीर जाफ़र बोला कि आप जाइए, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मीर जाफ़र खुद ही तो मिला हुआ था अंग्रेज़ से, तो सिराजुद्दौला गया वहाँ पे और सिराजुद्दौला को रास्ते में मार दिया गया। ये अंग्रेज़ का चाल था। उसके बाद अंग्रेज़ जो है मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, ठीक। ये जो हम कहानी सुना रहे हैं आप इसको ध्यान से सुनिए, उसका जो पॉइंट आपको दिख रहा है आप इसको वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, ठीक। तो सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफ़र जब नवाब बना, तो मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ को खूब सारा इनाम दे दिया, खूब सारा। उसके बाद से उसको वहाँ पे बिजनेस करने के लिए पूरा छूट दे दिया, एक अधिकार दे दिया, समझिए आराम से वो लोग बिजनेस करता था, ठीक। लेकिन जो है अब कब तक फ्री में बिजनेस करेगा, सरकार तो चलता है, पैसा तो चलता है, टैक्स से चलता है, उसको टैक्स कुछ मिलता नहीं था बिजनेस से। और साथ में जो वहाँ का भारतीय व्यापारी था उसको टैक्स लगता था, अंग्रेज़ सबको टैक्स नहीं लगता था, अंग्रेज़ का सामान सस्ता बिकता था, तो अंग्रेज़ का प्रभाव बढ़ रहा था। तो फिर मीर जाफ़र को लगा उसको कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था मीर जाफ़र को कि क्या करे। एक तो उसको नवाब बनाया था अंग्रेज़ ही, लेकिन फिर भी इसके मन में ना विद्रोह उठने लगा, ठीक। तो अंग्रेज़ इसको समझ गया, और अंग्रेज़ समझा, और फिर उसको हटा के उसके दामाद मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। उसको बोला जाओ तुम हम पेंशन देंगे, पेंशन पे भेज दिया उसको, मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम जो है फिर जब मीर कासिम जो है अंग्रेज़ों का चाल बहुत अच्छे से समझता था। उसको पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि जैसे उसको मीर जाफ़र को हटा कर नवाब बना दिया गया, तो उसको भी पता था कि अंग्रेज़ मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। तो मीर कासिम ने दिमाग लगाया। एक तो उसको बोलता था अंग्रेज़ को कि तुम रुको, बिजनेस में मतलब दुरुपयोग होता था उसके आदेश का कि हाँ अंग्रेज़ सब फ्री में व्यापार करेंगे। लेकिन होता क्या था कि अंग्रेज़ का जो अधिकारी होता था वो भी उसका गलत इस्तेमाल करता था, या फिर उस कागज़ को रिश्वत लेके बेच देता था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था सरकार को, नवाब को उस समय मीर कासिम को। तो मीर कासिम सोचा
कि इससे तो अब बात बनने वाला नहीं है, इससे लड़ाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया मीर कासिम, अपना राजधानी बदला, राजधानी को ले गया मुंगेर, बिहार का जो मुंगेर जिला अभी, वहाँ पे अपना राजधानी ले गया मुंगेर। और मुंगेर में क्या किया, पहले तो सबसे पहले अपने राजधानी को किला बंद करवाया। आज भी आपको किला देखने को मिल सकता है, आप जाएंगे देखने तो। और उसके बाद वहाँ पे बंदूक का फैक्ट्री, बम बारूद बनाने का फैक्ट्री सब का स्थापना कर दिया, तोप बनाने का फैक्ट्री। कुछ अंग्रेज सबसे दोस्ती कर लिया, मतलब यूरोप के लोगों से। वहाँ पे उसी की मदद से वो सब हथियार हथियार बनाने लगा। ठीक है, अंग्रेज को तो इसका भनक पहले से ही होगा ही, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा तरक्की नहीं हो पा रहा था उन लोगों में। ठीक है, और इधर ये आराम से मुंगेर में रह रहा था और फिर सोच रहा था कि अंग्रेज को अब तो हटाना ही है, क्योंकि अंग्रेज तो उसके खिलाफ साजिश चल ही रहा होगा, कुछ प्लान बना रहा होगा। सोचा कि उससे पहले हम ही कुछ करते हैं। उसके बाद वो गया मुग़ल बादशाह के पास। उस समय का जो मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और उस समय अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। उससे मिला और उसको किसी तरह से समझाया कि हम लोग को अंग्रेज को भगाना होगा, नहीं तो ये एक दिन पूरे भारत पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो उसके बाद शाह आलम और मुग़ल बादशाह, शाह आलम और शुजा-उद-दौला और ये मीर कासिम तीनों मिल गया, तीनों एक ग्रुप बनाया और उससे लड़ाई करने चला आया। किससे? अंग्रेज से। और 1764 में जो है बक्सर का लड़ाई हुआ, जो बिहार का बक्सर वाला क्षेत्र है, भोजपुर बक्सर, वहाँ पे लड़ाई हुआ, इसलिए उसको बक्सर का लड़ाई कहते हैं। और इस लड़ाई में इधर से 3 था, उधर से अंग्रेज अकेला था, फिर भी जो है अंग्रेज जीत गया और ये तीनों हार गया। अब अंग्रेज जीत गया तो सोचिए अंग्रेज का मनोबल का क्या होगा, कितना हाई होगा उसका मनोबल, कि वो मुग़ल बादशाह जो उसमें का सबसे शक्तिशाली था, पूरे भारत पे राज करता था, उसको हरा दिया, मीर कासिम को हरा दिया और अवध के नवाब को हरा दिया, तीनों को हरा दिया। और उल्टा भारत का राज्य जो होगा, उसके मन में डर बैठ गया कि कौन अंग्रेज आ गया है जो सबको हरा देता है। ठीक है, उसका जब ये हुआ तो अंग्रेज जो है उसको मुग़ल बादशाह से और अवध के नवाब से, दोनों से इलाहाबाद का संधि किया। मतलब संधि मतलब होता है समझौता, जिसके तहत कुछ जो होता है ना, आपस में लोग मैनेज कर लेते हैं कि इतना इतना ये बात तुम मेरा मान लो, हम तुम्हारा ये बात मान लेंगे, इस तरह से। तो जब हारा हुआ था उसको तो बात मानना ही पड़ता है जो हारता है। ठीक है, तो संधि कर लिया, इलाहाबाद की संधि। उसमें क्या हुआ कि जो है अंग्रेज दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। किसका? तो पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबका। ठीक, और बोला कि हम आपके अधीन रहेंगे। और दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया मतलब पूरा टैक्स लेता था, टैक्स वसूलता था लोगों से। और वो क्या करता था, लोगों से टैक्स वसूलता था, उसके बदला में नवाब को कुछ देता था, कहता था नवाब प्रशासन उसका देखता था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि जब दीवानी अधिकार मिला अंग्रेज को, तो अंग्रेज जब पैसा कमाने लगे। पहले के समय में क्या होता था, बिजनेस करने के लिए अंग्रेज लोगों को यहाँ सूरज देने के लिए पैसा तो होता नहीं था, पहले पैसा नहीं चलता था विदेशी से व्यापार करने के लिए, तो लोग सोना चांदी से व्यापार करते थे। ठीक है, तो अंग्रेज को सोना चांदी लाना पड़ता था अपने देश से। लेकिन जब बक्सर का लड़ाई हुआ और दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, तो अंग्रेज को अब विदेश से पैसा लाने का ज़रूरत नहीं था। अब जो टैक्स वसूल करता था यहाँ के लोगों से, उसी पैसा से वो क्या करता था, उसमें से कुछ हिस्सा दे देता था नवाब को उसका शासन प्रशासन चलाने के लिए, और उसी में से पैसा रख लेता था, जिससे वो बिजनेस करता था, यहाँ के लोगों से कच्चा माल खरीदता था और उसको भेज देता था इंग्लैंड, और वहाँ से सामान बना के लाता था और फिर उसको भेज देता था इंडिया में, बेच देता था महंगा करके। यानी हम ही से पैसा लेके, हम ही से सामान खरीद के और फिर हम ही को वो बेच दे रहा था। इसमें तो हम लोग तो नुकसान में हो गए और अंग्रेज को फ़ायदा ही फ़ायदा था। ठीक है, तो इस तरह से बक्सर की लड़ाई जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इतिहास में। ठीक, तब इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको पढ़ के बस सुना देते हैं। आप चाहिए तो वीडियो नोट पॉज करके लिख सकते हैं। जैसे बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में शुरू हुई। यहाँ फोर्ट विलियम नामक किला बनाया गया। अंग्रेज़ों ने 1696 में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गाँवों की जमींदारी प्राप्त कर ली। ये 3 गाँव कौन थे? तो ये 3 गाँव थे गोविंदपुरी, सूतानाटी और कालीकाता। यही आगे चल के कोलकाता कहलाया, जो आजकल का कोलकाता है,
यही पहले कलकत्ता कहलाया, फिर कोलकाता। ठीक। 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान कंपनी ने मुगल सम्राट फारूक सियर से प्राप्त किया, जिसके तहत 3000 वार्षिक कर के बदले अन्य कर नहीं देने पड़ते थे। यानी जो है इस फरमान के तहत क्या करता था, वो बिजनेस करता था बिना कर का। ठीक। और बदले में साल भर में 3000 रुपया देता था मुगल सम्राट को। इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता था, जिसका विरोध सिराजुद्दौला ने किया। इसीलिए सिराजुद्दौला को जो है नवाब के पद से हटा दिया गया था, आपको याद होगा 1757 का जो प्लासी की लड़ाई हुआ था उसमें। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने बंगाल के 2 व्यापारी अमीचंद और जगत सेठ का क्या किया था, इसके साथ सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया। बताए थे पिछले, अभी जो कहानी बता रहे थे उसमें। आखिरकार जून 1757 में प्लासी में युद्ध हुआ, जो प्लासी का लड़ाई हुआ था 1757 में। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर नवाब बना, और कंपनी जो है कर मुक्त व्यापार शुरू हो गया उसका, बिना टैक्स का व्यापार। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र में। अंग्रेज से जो लिया था फरमान, वो थोड़ा छोटे क्षेत्र के लिए था, लेकिन प्लासी की जो लड़ाई था उसके बाद वो पूरे बंगाल में व्यापार कर रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर का दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया, ये भी बताए थे। उसके बाद मीर कासिम जो है भारतीय व्यापारी का, उस समय जब अंग्रेज कर रहा था बिना टैक्स का व्यापार, तो ये भी भारत के व्यापारी को भी टैक्स मुक्त कर दिया, जब अंग्रेज नहीं मान रहा था भ्रष्टाचार से। ठीक है। इससे क्या होगा, अंग्रेज गुस्सा होगा और फिर जो है मीर कासिम से लड़ाई का प्लान शुरू किया, और फिर 1764 में बक्सर का लड़ाई हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो उधर से भारत का 3 राजा था, मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम। अब हुआ किससे, तो अंग्रेज का कंपनी जीत गया अंग्रेज। 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। इसमें क्या था, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, और कंपनी एक बड़ी राजनयिक शक्ति के रूप में उभरा। यानी अब लोग इससे डरने लगे थे। ठीक है। अब ये हो गया बंगाल का चैप्टर खत्म। इसके बाद जो है कंपनी दिमाग लगाया पूरे भारत पर क्या करने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो उस समय ना वो लाया एक सहायक संधि। अब चूंकि उसका दर्द लोगों में बैठ चुका था, तो एक सहायक संधि लाया। इसमें क्या होता था, तो इसमें जो है भारतीय शासक को, मतलब भारतीय राजा को अपने क्षेत्र में, मतलब अपने राज्य में किसको रखना पड़ता था, तो कंपनी की सेना। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। और उनका खर्च भी देना पड़ता था, और जो खर्च देने से मना करता था कंपनी, उसको कहता था क्या, कि हम तुमको हड़प लेता था। ठीक है। उसके अलावा भी क्या होता था, तो इसके अलावा भी उसके राज्य में अंग्रेज का एक अधिकारी रहता था, और वो जाके वहाँ पर देख रेख करता रहता था कि क्या हो रहा है। उसको बोला जाता था रेजिडेंट। ठीक है। तो सहायक संधि में ये महत्वपूर्ण 2 पॉइंट था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला एक पॉइंट है याद करने वाला, शासक हैदराबाद का निजाम था, और दूसरा अवध का नवाब था। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य। जब अंग्रेज बंगाल से निश्चिंत हो गया, तो भारत में देखने लगा जो शक्तिशाली राज्य से होता उसके तरफ उसका ध्यान गया। तो इस बार वो ध्यान दिया मैसूर राज्य पर। तो मैसूर राज्य का थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। मैसूर जो है कर्नाटक है आज का, वही मैसूर था पहले। वहाँ पे एक शासक हुआ करता था हैदर अली। वो एक आम आदमी था, लेकिन अपने बहादुरी से बहुत जल्द सेनापति बन गया, और सेनापति से फिर वो राजा बन गया। ठीक है। वो अंग्रेज से जब उसका लड़ाई हुआ था, तो अंग्रेज को हरा दिया था। ठीक है। लेकिन दूसरा युद्ध जब हुआ उससे, तो अंग्रेज उसको हरा दिया। फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान आया। ठीक। टीपू सुल्तान से फिर लड़ाई हुआ, टीपू सुल्तान भी हार गया। टीपू सुल्तान हारा तो उसको बहुत सारा राज्य का अपना क्षेत्र उसको अंग्रेज को देना पड़ा था, लेकिन ये हार नहीं माना। फिर से ही सेना संगठित करने लगा, नया नया हथियार जो है विकसित करने लगा। ये भी जो है फ्रांस के लोगों से दोस्ती करता था, ताकि ना नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके लड़ाई में। लेकिन फिर भी 1799 में लड़ाई हुआ जब अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, तो टीपू सुल्तान उसमें मारा गया। उसके बाद अंग्रेज के हाथ में जो दक्षिण का मैसूर राज्य है ये चला गया। ठीक है। ये देखिए वही लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च एवं इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी, इसने फ्रांसीसी से दोस्ती की। बताया है कि फ्रांस के लोगों से दोस्ती कर रहा था। इससे कंपनी और मैसूर में लड़ाई हुई, जिसमें 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में टीपू मारा गया। ठीक है।
और जब टीपू मारा गया तो अंग्रेज क्या किया, यहाँ का जो पहले का शासक था जिसको मार के हैदर अली बना होगा सुल्तान या राजा जो भी कहें, उस शासक को फिर से ही दे दिया उसके हाथ में, उसके वंशज के हाथ में दे दिया यहाँ का शासन। और उसका वंशज क्या होगा, सहायक संधि करेगा और अंग्रेज के हिसाब से चलेगा। टीपू को शेरे मैसूर कहा जाता है। टीपू को शेर मैसूर इसलिए कहा जाता है कि एक बार माना जाता है कि टीपू सुल्तान जो है अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में घूमने गया, ठीक, शिकार करने गया। तो जब शेर सामने आया ना तो उसके हाथ से बंदूक गिर गया और इसके हाथ में जो कटार था, कटार तलवार की तरह होता है, वो भी गिर गया। फिर भी जो है खाली हाथ से शेर से लड़ने चला गया टीपू सुल्तान, ठीक है। और लास्ट में आखिरकार वो कटार उठाया और बाघ को मार दिया, ठीक है। इसलिए उसको शेरे मैसूर कहा जाने लगा क्योंकि उस शेर को मार दिया था, ठीक है। और जब यहाँ पे कब्जा हो गया तो अंग्रेज चला किधर, मराठा राज्य की तरफ। उस समय मराठा भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मराठा जो है 1767 में पानीपत का तीसरा लड़ाई में शामिल हो गया और इसमें उसका बुरी तरह से हार हुआ। फिर भी बहुत मजबूत था लेकिन उस समय के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे करके अंग्रेज जो है इसके कमजोरी को पकड़े और इससे आखिरकार 1819-20 में 1719-20 में हाँ मराठा को पराजित करके उसको भी अपने अधीन कर लिए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद कंपनी जो है यानी अंग्रेज जो है गया पंजाब की तरफ। पंजाब उस समय का बहुत शक्तिशाली राज्य था। माना जाता है कि उस समय एशिया का सबसे अच्छा सेना कहाँ था, तो वही पंजाब के पास था। उस समय राजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। लेकिन ये जो है राजा रणजीत सिंह ये भी अंग्रेज से लड़े नहीं, अंग्रेज से क्या कर लिए, समझौता कर लिए, बोले कि हम आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे, आप मेरे क्षेत्र में नहीं आइएगा, इस तरह से। और जिसके कारण जब तक वो राजा रणजीत सिंह रहा 1839 ईस्वी तक, तब तक तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वहाँ राजा मरा उसके बाद से अंग्रेज उस पर ध्यान देने लगा और अंततः 1849 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया, ठीक है। इस पर तो ऐसे जैसे बताने लगेंगे तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आपको जानना भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में देते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेज जो है विलय नीति लाया। विलय नीति, इस नीति के अंदर क्या होता था कि जब किसी राजा का मृत्यु हो जाता था, क्योंकि राजा देख रहा है सहायक संधि है फिर भी लड़ाई है, तो मतलब अब वो अंग्रेज के मन में था कि किसी तरह से पूरे भारत पर कब्जा करना है, तो वो विलय नीति लाया। इसमें क्या था कि जो अगर राजा मर गया, उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और कोई गोद लेता है तो उसको राजा नहीं मानेगा, उससे लड़ाई करेगा, उसको छीन लेगा, ठीक है, उस राज्य को। इसीलिए इसी के तहत जो झांसी की रानी है उनसे लड़ाई हुआ था, सतारा से लड़ाई हुआ, संबलपुर, उदयपुर, सबको इसी के तहत क्या किया था, अपने अधीन कर लिया था, ठीक। 1856 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का कब्जा हो गया। और उसके बाद पूरे लगभग 1856 ईस्वी तक पूरे भारत पर कब्जा कर लिया किसी तरह से, साम दाम दंड भेद हर तरीके से, ठीक ना। तो कंपनी जो है इतना सफल हुआ, इसका क्या कारण था, तो कंपनी का सफलता का कारण था कि 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, मुगल शासक, तो यहाँ पर जो मेन शक्ति था वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। छोटा छोटा राज्य जो था वो विकसित हो गया, वो सब आपस में लड़ते रहा था। इसका फायदा अंग्रेज उठाया, अंग्रेज के पास बेहतर हथियार भी था, इसलिए भी वो जीत रहा था, ठीक है। और कंपनी का सेना सब क्या था, अनुशासित था, उसको वेतन मिलता था, वो लोग मन से लड़ाई करता था, ठीक। इसी के साथ ही जो क्लास का लेक्चर है ख़त्म होता है। फिर हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।